अच्छा जी, सो प्रेशर इंटीग्रल कर रहे थे हम, उसी को कंटिन्यू करते हैं। गैस के लिए पहले हम कर चुके हैं और अब हम उसको रेडिएशन के लिए कर रहे हैं। सो क्विक रिकैप ये है कि हमने 0 to infinity PV NP DP स्टार के कॉन्टेक्स्ट में हम प्रेशर को देख रहे हैं, ठीक है। सो उसमें हमने पहले गैस के लिए किया था और अच्छा खासा टाइम लगाया था उस पे। और गैस के लिए हमने नॉन रिलेटिविस्टिक मैसिव पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे n ऑफ p के लिए हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस्तेमाल की थी। अब हम रेडिएशन के लिए कर रहे हैं। रेडिएशन का क्या बताया था कि रेडिएशन जो है वो यानी फोटॉन्स यानी लाइट, ठीक है। सो रेडिएशन जो है वो मासलेस पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स, जिनकी स्पीड होती है ये वाली स्पीड c। और मोमेंटम के एक्सप्रेशन के लिए हमने 2 लेक्चर्स हमने तकरीबन मोमेंटम देखने के लिए किए हैं कि मोमेंटम का क्या एक्सप्रेशन आता है। सो उसके लिए हमने स्पेशल रिलेटिविटी यूज़ की है और एक तो मैंने उसमें कुछ टाइम लगाया था ये प्रूव करने के लिए कि स्पेशल रिलेटिविटी से जो फॉर्मूला मोमेंटम का आता है वो एक्चुअली कंपैटिबल है उस क्लासिकल वाला फॉर्मूला क्या है हमारा P इज इक्वल टू mv, ठीक है ये। लेकिन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए यहाँ पे लॉरेंस फैक्टर आ जाता है जो कि गामा mv है। लेकिन साथ में हमने दूसरा जो एक्सप्रेशन निकाला था वो क्या था, P इज इक्वल टू E ओवर C, यानी मोमेंटम एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट है फोटॉन्स के लिए, लाइट के लिए, ठीक है। सो हम यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं और इसकी जगह ये भी बताया था h न्यू ओवर c। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड है। न्यू फ्रीक्वेंसी है फोटोन की या लाइट की और c स्पीड ऑफ लाइट है और इसको हम यूं भी लिख सकते हैं h ओवर लैम्डा, प्लैंक्स कांस्टेंट और नीचे वेवलेंथ। और मैंने एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को यूज करके एक फोटोन की मोमेंटम भी कैलकुलेट किया था, 400 नैनोमीटर का फोटोन जो कि ब्लू वायलेट लाइट का फोटोन होता है, ठीक है। हमने एंड तकरीबन इस जगह पे किया था। सो इस एक्सप्रेशन में हमें ये समझ आ गया कि p की जगह हमें क्या डालना है, v की जगह भी हमें समझ आ गया कि क्या डालना है। अब रह जाता है मसला n ऑफ p का, कि उसकी जगह क्या करना है, ठीक है। सो n ऑफ p क्या था, n ऑफ p dp अगर आपको याद हो तो वो था नंबर ऑफ पार्टिकल्स per unit volume in momentum range p plus dp, ठीक है। कितने पार्टिकल्स हैं जिनका मोमेंटम p कोई खास वैल्यू और उसके ऊपर थोड़ा सा और dp, उसके अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये शुरू से ही हम ये वाली डेफिनेशन लेते आ गए। अब जो है हम पहले हमने जो गैस था उसके लिए मैसिव पार्टिकल्स था, तो यहाँ पे मैंने आपको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन डाल के दिखाया था और उसमें हमने वो सारी बात की थी कि गैस के पार्टिकल्स जैसे इस कमरे के भी जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट कैसे हो रही होती है, ठीक है। वो वाला आपको शायद शक्ल याद हो कि v के ऊपर n ऑफ v की डिपेंडेंस ऐसी आती थी, ठीक है। तो इसका एक पीक भी होता था
इसकी एवरेज वैल्यू होती थी, वो एवरेज वैल्यू डिपेंड करती थी टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होता था पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ती जाती थी, ठीक है। और यही पार्टिकल्स थे जो इवेंचुअली आपका प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। सो ये मैसिव पार्टिकल्स मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई हो रहा था। और हमने इसको पूरा लिंक किया था कि अच्छा गुब्बारे के अंदर जो प्रेशर होता है वो भी इसी तरह का होता है, इस तरह का एक्सप्रेशन इसी वजह से होता है। टायर के अंदर जो प्रेशर है वो भी है, एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर है वो भी यही चीज़ ओबे करता है, और स्टार के अंदर जो प्रेशर है वो भी यही चीज़ ओबे करता है। वहाँ पे भी पार्टिकल्स की इसी तरह मूवमेंट हो रही है। हमने कुछ नंबर्स भी कैलकुलेट करके देखे थे। टेम्परेचर स्टार का ज़्यादा है तो किस तरह से वैल्यूज़ वेरी करती हैं उसके लिए प्रेशर की। अब हम कर रहे हैं रेडिएशन के लिए, फोटॉन्स के लिए। तो यहाँ पे अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं यूज़ होगी, वो क्योंकि वो थी मैसिव पार्टिकल्स और जो के इक्विलिब्रियम में हों। यहाँ पे मैसलेस पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट है। इक्विलिब्रियम में ये भी होंगे लेकिन वो वाला एक्सप्रेशन नहीं होगा, इसके अपना एक एक्सप्रेशन है। सो आज का लेक्चर और प्रोबेबली कल अगला लेक्चर भी इन चीज़ों पे लगाएंगे हम। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगा उसका नाम है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आज मैं इसको या इससे लिंक है इसका, ठीक है। सो बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किस तरीके से आएगा वो मैं आज बताना शुरू करूँगी और फिर नेक्स्ट टाइम तक जाएगा ये। साथ में मैं ये भी इंट्रोड्यूस करा दूँ या ये बात कर दूँ, इनफैक्ट मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया था, ठीक है। इवन दो उसमें रोज़ स्टार का हर वक्त वर्ड नहीं यूज़ हो रहा था, पर ताकि ये पिक्चर पूरी तरह क्लियर हो जाए कि पार्टिकल्स के लेवल पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से स्टार में प्रेशर है या हमारे कमरे की गैस में भी प्रेशर है, ठीक है। वो पिक्चर जब तक हमारी अंडरलाइंग फिजिक्स की पिक्चर क्लियर नहीं होती तो हम ओवरऑल वो जो जिन इक्वेशंस के साथ काम कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, उसके साथ हम अच्छी तरह नहीं डील कर सकते। सुपरफिशियली करेंगे फिजिक्स तो उतनी अच्छी समझ नहीं आती। इसी तरह इस पे भी मैं काफ़ी सारा टाइम लगाऊंगी, ठीक है। सो ये जब कोर्सेज यूनिवर्सिटी में होते हैं तो कई दफ़ा ये चीज़ें किसी और कोर्स में कवर होती हैं, जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कोर्स में कवर होता है। यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कोर्स में या क्वांटम मैकेनिक्स के कोर्स में इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। बट यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगी क्योंकि प्रीरेक नहीं था हमारे कोर्स का, ठीक है। तो हमने कहा था कि सारे वो लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी फिजिक्स किया हो। सो काफ़ी टाइम लगाऊंगी और इस पे शायद मैं बल्कि उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊं। इसकी वजह ये है, मैं नाम लिख देती हूँ, अब बाद में बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं ये, जिनको नहीं पता, जिनको पता है वेल एंड गुड, क्योंकि ये यहाँ पे हम इवेंचुअली इसको लिंक करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ, या जिन्होंने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी हुई है प्लैंक्स लॉ। प्लैंक्स लॉ के साथ, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ये मैं फिर इंट्रोड्यूस कराऊंगी तो आपको कम से कम समझ आ जाएगा ये क्या चीज़ें हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत फंडामेंटल आपका कॉन्सेप्ट है जो एस्ट्रोफिजिक्स में हर जगह यूज़ होता है। इनफैक्ट आपके स्टार्स की ओवरऑल जो रेडिएशन का प्रोफाइल है, जिस तरह से वो लाइट एमिट कर रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट या वेवलेंथ के ऊपर डिपेंडेंस, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन या प्लैंक्स लॉ ही फॉलो कर रही होती है, ठीक है। तो हम बेतहाशा जो एस्ट्रोफिजिक्स हैं वो एक्चुअली बार बार ब्लैक बॉडी प्लैंक्स लॉ, ब्लैक बॉडी प्लैंक्स लॉ को करके करते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों में से जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आपको शायद याद हो, मैंने एक स्लाइड है जो बहुत दफ़ा दिखाई हुई है कि स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स कर रहे हैं ना, स्टार्स की एस्ट्रोफिजिक्स,
स्टेलर एस्ट्रोफिजिक्स मैंने आपको कहा था हम 3 तरीके से कर सकते हैं प्लान अगर कोर्स का बना रहे हैं। एक हम ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, हम क्वांटिटीज़ कौन सी ऑब्जर्व करते हैं। टेम्परेचर जब हम कहते हैं ऑब्जर्व टेम्परेचर है तो उससे क्या मुराद है, हमारी ल्यूमिनोसिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, वगैरह वगैरह। इस तरह डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, मास कैसे पता चलता है हमें स्टार्स का, इस तरह की बातें। दूसरा था हमारा एवोल्यूशन। ठीक है, वो स्लाइड पे मैंने कुछ डायग्राम्स वगैरह भी बना के दिखाई हुई थी। एवोल्यूशन क्या है कि स्टार बनता कैसे है, वक्त के साथ साथ उसमें कौन से चेंजेस आते हैं, उसकी लाइफ साइकिल के मेजर स्टेप्स कौन से हैं, एंड में क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये वाली चीज़ थी। और फिर एक था स्टेलर स्ट्रक्चर, स्टार के मुख्तलिफ पार्ट्स कौन से हैं, लेयर्स कौन सी हैं, किस लेयर में क्या चीज़ क्या प्रोसेस हो रहा है। ये तो मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ स्ट्रक्चर से। इसमें हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की भी इक्वेशन पढ़ी और भी हमने स्टेलर स्ट्रक्चर की 1-2 और इक्वेशंस पढ़ी हैं। ग्रेविटी का देखा है कि क्या होता है, और अब हम प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं। बट मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि ये करते करते बैक एंड फोर्थ इन टॉपिक्स में भी मैं जाऊंगी। ठीक है, सो एवोल्यूशन पे कुछ टाइम हमने लगाया था देखने के लिए कि स्टार्स की लाइफ साइकिल में मेजर स्टेप्स क्या होते हैं, ताकि हम उसको रिलेट कर सकें स्ट्रक्चर वाली बात से। ठीक है, कि वक्त के साथ साथ क्या होता है। ऑब्जर्वेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। ठीक है, कई दफ़ा ये होता है यूनिवर्सिटी में जब इस तरह के कोर्सेज होते हैं तो ऑब्जर्वेशंस पहले पढ़ाई जाती हैं, फिर बाद में किसी वक्त स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है। सो ये जो ब्लैक बॉडी वगैरह है ये फिर कई दफ़ा उस ऑब्जर्वेशन वाले सेक्शन के साथ ही पढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। मैंने आपको कहा है कि स्टार्स जिस तरीके से इमेज करते हैं ओवरऑल एक ब्लैक बॉडी वाला प्रोफाइल ही होता है उसका। तो उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें स्टार्स के बारे में पता चलती है। इनफैक्ट स्टार्स के बारे में जो बहुत दफ़ा ये सवाल भी पूछा जाता है, अच्छा हमें तो बिल्कुल डॉट्स की तरह नज़र आते हैं, इतना कुछ कैसे पता चला? तो उसमें ये ब्लैक बॉडी प्रोफाइल का भी काफ़ी काम है। सो अभी हम चल स्ट्रक्चर पे रहे हैं, प्रेशर की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन अब चूंकि रेडिएशन वाले पार्ट में आ गए हैं तो फिर मैं बीच में ऑब्जर्वेशन वाली साइड पे भी कुछ बातें करूँगी। आज के लेक्चर में भी नहीं, कल के में भी प्रॉबेबली, नेक्स्ट में भी प्रॉबेबली नहीं, लेकिन लगाऊंगी मैं टाइम इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि पहले से जहन में पिक्चर हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ओके, सो अब हम वापस इस पे आते हैं कि एन ऑफ पी के साथ क्या करना है हमने। जो हमारी शुरू से पिक्चर चल रही है उसका भी दोबारा, अभी भी इंट्रोडक्शन ही है ये चूंकि ये वाला जब हमने डिराइव किया था काफ़ी सारे लेक्चर्स गुजर गए हैं, मैं क्विक सा इसको भी दोबारा जहन में आप लोगों के लाना चाहती हूँ कि ये हमने क्या किया था। ठीक है, जिन्होंने फॉलो किया हुआ शुरू से उनको शायद अच्छी तरह से याद हो, लेकिन दोबारा याद कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। हमने उस वक्त गैस की ज़्यादा बात हो रही थी और मैंने आपको कहा था हम प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए या तो हम ये कर सकते हैं कि एक इमेजिनरी सी सरफेस बनाएं और उसमें से देखें मोमेंटम कितना गुजर रहा है। ठीक है, तो हम मोमेंटम फ्लक्स की बात करते हैं। और दूसरा तरीका जो कि ज़्यादा आसान होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा आसान होती है, हम एक इमेजिनरी सिलेंडर बना देते हैं और हम देखते हैं कि उसकी वॉल से अगर पार्टिकल्स टकराते हैं तो किस तरह का प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। सो वो इमेजिनरी सिलेंडर असल में ना इस कमरे के अंदर कोई इमेजिनरी सिलेंडर है, इस कमरे को खुद आप एक सिलेंडर के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन स्टार के अंदर इस तरह का कोई सिलेंडर नहीं है। ठीक है, जो आपका बलून है या टायर है वो हम एक सिलेंडर के तौर पे पोटेंशियली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन स्टार में नहीं है। बट वो एक इक्विवेलेंट सिस्टम है। ठीक है, वो मैंने उसमें काफ़ी बात की थी, अगर याद ना हो तो उसको लेक्चर को जाके देख लें। इक्विवेलेंट सिस्टम है, तो उस पर जो आप कैलकुलेशन प्रेशर की करते हैं वही कैलकुलेशन एक्चुअली अप्लाई करती है इस खुले एटमॉस्फेयर या स्टार या उस सिचुएशन में भी। और हमने कैलकुलेशन क्या की थी, ये सो इमेजिनरी सिलेंडर था और पहले हमने शुरू में एक पार्टिकल को फॉलो किया था
और हमने कहा था हमने कहा था ये अगर टकराता है वॉल के साथ तो ये एक कोलिजन में कितनी फोर्स एग्जर्ट करता है, और फोर्स का रिलेशनशिप हमें पता है प्रेशर के साथ क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हमने एक पार्टिकल का एक कोलिजन देखा था, फिर हमने उसी पार्टिकल को फॉलो किया था कि वो कितना टाइम इससे दूर गुजारता है, सिलेंडर में अपना पूरा चक्कर लगा के आता है, फिर सेकेंड टाइम कब आके फोर्स एग्जर्ट करता है। तो उस पूरा दूर टाइम गुजारने की वजह से यहाँ पे v का फैक्टर दिया गया था हमारे पास। p का फैक्टर इस कोलिजन से आया था, v का फैक्टर उसकी स्पीड से आया था, क्योंकि अगर एक पार्टिकल्स जल्दी जल्दी टकराएंगे तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, देर देर वक्फे वक्फे से टकराएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। और फिर तीसरा हमने ये इंट्रोड्यूस कराया था कि हमें ये भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है हमने p और v की बात कर ली, लेकिन कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा है और कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड कम है, और मोमेंटम ज़्यादा है और मोमेंटम कम है, वो डिटर्मिन करेगा कि टोटल हमारा प्रेशर क्या है। तो ये वाला एक्सप्रेशन हम रेडिएशन का भी प्रेशर निकालने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी सिलेंडर है, ठीक है, और यहाँ पे भी पार्टिकल्स आपके प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल्स कौन से हैं, आपके मैसलेस पार्टिकल्स हैं और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि फोटॉन्स हैं हमारे। ठीक है, तो थोड़ा सा पोटेंशियली इंट्यूटिव पिक्चर उस तरह से नहीं बनती, क्योंकि वो इंट्यूटिव पिक्चर तो बहुत आसानी से बन जाती है कि एक चीज़ है, उसका मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगी। यहाँ पे फोटोन जो है उसका तो मास ही नहीं है, तो उस तरह वाली इंट्यूटिव पिक्चर नहीं बनती, ऑल्दो हमें पता चल सकता है एनर्जी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रेशर होगा। सो हाँ, बट ये ज़हन में वापस लाना चाह रही थी आपके कि पिक्चर वही है कि फोटॉन्स हैं आपके जो वॉल्स से टकरा रहे हैं, और अगर वॉल्स नहीं है, जो कि असल में नहीं होती, तो हम मोमेंटम कितना एक इमेजिनरी सरफेस से गुजर रहा है, हम मोमेंटम फ्लक्स की बात करते हैं। कुछ डिफरेंसेस, एक तो ये है कि मैसलेस हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है, कुछ और डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। जो सिलेंडर हम बनाते हैं इमेजिनरी, या जो हमारा गुब्बारा है, ये सील्ड होता है, आइडियली सील्ड होता है, तो इसका मतलब है कि इससे पार्टिकल्स ना बाहर जा रहे हैं ना इसमें पार्टिकल्स ऐड हो रहे हैं, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स एग्जैक्टली कांस्टेंट रहता है। जो आपका लाइट है, फोटॉन्स हैं, उसको सील करने का फिर क्या तरीका होगा, ठीक है, सो उसमें फिर हम ये कह सकते हैं कि अच्छा वो उसकी वॉल्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी वॉल्स ट्रांसपेरेंट होंगी तो फोटॉन्स बाहर भी निकलेंगे और बाहर के फोटॉन्स अंदर भी आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो गुब्बारा था उसमें तो कोई मसला नहीं था कि वो ट्रांसपेरेंट गुब्बारा हो, ओपेक गुब्बारा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका ये है, अब हम लाइट के लिए जो काम कर रहे हैं, इसमें हमें उसको ट्रांसपेरेंट नहीं रखना। तो इसलिए हम जिन लोगों ने ये कोर्सेज पढ़े हुए हैं उनको पता है, हम अक्सर यहाँ पे वर्ड कैविटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैविटी का मतलब ही ये है, मकसद ये है कहने का कि अच्छा उसकी वॉल से बाहर कुछ नहीं आ रहा, उसके अंदर कुछ नहीं आ रहा। सिलेंडर का लफ्ज़ भी मैं शायद यूज़ कर दूँ, कैविटी का भी कर लूँ, कंटेनर का भी शायद मैं लफ्ज़ बोलते बोलते यूज़ कर लूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैं सिलेंडर से कैविटी, कैविटी से कंटेनर पे क्यों जा रही हूँ। मकसद यही है कि हम एक ट्रांसपेरेंट नहीं है हमारा। अच्छा, फोटॉन्स के केस में एक और चीज़ भी होती है। फोटॉन्स के केस में एक्चुअली नंबर ऑफ पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम कह सकते हैं बदलता है। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फोटॉन्स कॉन्स्टेंटली वॉल्स में एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं और वॉल्स कॉन्स्टेंटली इमिट भी कर रही होती हैं। ठीक है, पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उसकी वजह से फोटॉन्स कॉन्स्टेंटली इमिट भी हो रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब भी हो रहे होते हैं। ऑन द एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रहेगा। तो हमारी वो जो एक ओवरऑल पिक्चर है कि जिसमें हम कहते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है कितने हैं इस सिलेंडर के अंदर, इस कैविटी के अंदर, वो बात ठीक रहेगी। ठीक है, और अभी हम आगे देखेंगे ये इस पे भी शर्त है एक, और शर्त है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो।
ठीक है, लेकिन वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। लेकिन हाँ, ये जब आप माइक्रोस्कोपिक, चूंकि हम पिक्चर बना रहे हैं इस चीज़ के क्या होता है ऐसे केसेस में, ब्लैक बॉडी में क्या होता है या इस तरह के कंटेनर में, कैविटी में क्या होगा, तो हमें ये पिक्चर में जहन में कहीं पे रखना है कि फोटॉन्स कॉन्स्टेंटली एमिट और कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, और इनफैक्ट हमारे लॉज हैं जो हमें एक्चुअली बताते हैं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन इक्वल होता है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ आपको है, मैं नाम बोल रही हूँ, उसको भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट किरचॉफ्स लॉ आपको बताता है कि दोनों का रेट कांस्टेंट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर आप हैं। ठीक है, तो एक जितना होता है, तो एज अ रिजल्ट नंबर ऑन द एवरेज आपके फोटॉन्स का उतना ही होगा उसके अंदर। सो ये जहन में रखनी है बात। बाकी थोड़ी सी ऑब्वियस ही है, यहाँ पे याद है जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लगाया था, यानी मैसिव पार्टिकल्स थे हमारे और नॉन रिलेटिविस्टिक थे, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया था जो कि एक्चुअली आइडियल गैस लॉ है। ठीक है, बट जहाँ पे हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगाएंगे तो ये वाला भी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो वो जो सारे हमारे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं ना, कि जैसे प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, या हम गैस पार्टिकल्स वाली जो गैस होती है उसके लिए हम कहते हैं, वो वाले कॉन्सेप्ट्स उस तरीके से नहीं हम आएंगे। आएगा कुछ, प्रेशर का भी डिपेंडेंस आएगी ऑन टेम्परेचर, लेकिन इस तरीके से नहीं होगी। ठीक है, सो और कुछ चीज़ें काफ़ी फ़र्क होंगी यहाँ पे। सो ये वाला जो आइडियल गैस लॉ है इसको हम इसके लिए भूल जाएंगे, उसका नाम ही कहता है हमें कि वो आइडियल गैस लॉ है, और आइडियल फोटोन लॉ नहीं है, या फोटोन गैस पे नहीं अप्लाई करता। अच्छा, इसमें और मैंने क्या पॉइंट लिखा हुआ है, सिलेंडर की बात कर ली। हाँ, एक बात रहेगी, एक्चुअली ये भी पहले गैस के केस में भी मैं कर चुकी हूँ ये वाली बात, बट याद दिलाने में कोई हर्ज नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आएगा, अभी हम देखेंगे ये चीज़ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। आपको याद है स्टार की अंदर वाली लेयर्स में हमने रफ सी बात की थी, स्टार की अंदर कोर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जो आप बाहर जाते जाते हैं टेम्परेचर जो है लो होता जाता है। ठीक है, 10⁻⁷ केल्विन के करीब है आपका कोर का टेम्परेचर, और 5700 के करीब है आपका सरफेस का टेम्परेचर। तो इससे तो ये लगता है कि अच्छा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं होंगी चीज़ें, इसका मतलब है कि हीट एक्सचेंज हो रहा है बेसिकली। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, यानी जब हम गैस की बात कर रहे थे तो मैंने फिर आपसे कहा था कि फिर हमारे लिए मसला पैदा हो सकता है कि क्या हम इस पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जबकि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है सिस्टम। तो फिर मैंने उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया था लोकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, और मैंने आपको कहा था हाँ नहीं है ओवरऑल स्टार, हम ये नहीं कह सकते बाहर और अंदर का उस तरह से इक्विलिब्रियम है, लेकिन एक लोकल एरिया में हम कहते हैं वो इतना कम वेरी करता है टेम्परेचर कि हम इक्विलिब्रियम ही कंसिडर करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वापस मैं याद दिला रही हूँ दोबारा से, ये इस कैलकुलेशन में भी हम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को ही कंसिडर करेंगे, और वही वाला लोकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आएगा कि लोकली ये चीज़ अप्लाई कर सकती है। और ये वाला टूल एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लोकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का, बट प्लाज्मा फिजिक्स और फील्ड्स में भी अच्छा खासा यूज़ होता है। सो ये भी हो गया। जनरली फिजिक्स का पॉइंट है टेम्परेचर डिफाइन होने के लिए इक्विलिब्रियम होना, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जरूरी होता है। ठीक है, और अगर आपको याद हो टेम्परेचर को हमने लिंक किया था एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए इसके साथ 3/2 kBt, 3/2 था ना, हाँ 3/2 kBt। तो
पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। तो अगर उनकी कहीं पे कुछ होगी, कहीं पे कुछ होगी, तो फिर टेम्परेचर कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ होगा। सो आपके पास एक सिंगल टेम्परेचर नहीं आता। तो इसलिए इक्विलिब्रियम जब तक नहीं होता हम टेम्परेचर नहीं डिफाइन कर सकते। ओके अच्छा, इसका अब एक्सप्रेशन लिखते हैं एन ऑफ पी। मैं आपको बताती हूँ, इसके भी टुकड़े कर करके हम समझेंगे। एन ऑफ पी बराबर है जी ऑफ पी टाइम्स एफ बी ई ऑफ पी के। अच्छा, एन ऑफ पी एक्चुअली मैं डी पी के साथ ही लिखता हूँ इसको, शुरू से डी पी के साथ लिखती आ रही हूँ। डीपी ये तो लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, एन ऑफ पी डीपी। अच्छा, जी ऑफ पी जो है, जी ऑफ पी डीपी जो है, ये वाली चीज, ये है नंबर ऑफ क्वांटम states available for photons with momentum in उसी तरह से P प्लस DP। ये भी मैं लिख रही हूँ, पर मैं आज इस वाले टर्म पे टाइम स्पेंड करूँगी। और ये वाला जो है, ये है एवरेज नंबर ऑफ photons per momentum state P। इसका अभी सतही तौर पे पहले इसको देखती हूँ, मैं मतलब बता रही हूँ और फिर इसको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। ये इंट्यूटिवली इसका सेंस बनना चाहिए। ये सिंपली क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल, कितनी स्टेट्स उसको मिल सकती हैं। और ये क्या है, अच्छा कितनी स्टेट्स मिल सकती हैं उसको पी और पी प्लस डी पी के दरमियान, ठीक है। और ये है कितने फोटॉन्स पाए जाते हैं उस स्टेट के अंदर, ठीक है। सो इनका प्रोडक्ट हमें देगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में लिखना भूल गई हूँ यहाँ पे, ये है पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे भी पर यूनिट वॉल्यूम आते हैं। सो ये आपको बता रहा है एक छोटा सा वॉल्यूम, उसमें कितनी स्टेट्स अवेलेबल है एक खास मोमेंटम के ऊपर, ठीक है, या एक खास मोमेंटम का जो इंटरवल है उसके ऊपर, उसमें। और वो आपको बताता है कितने पार्टिकल्स उस मोमेंटम पे पाए जाते हैं। तो ये टोटल फिर हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट अ गिवन मोमेंटम आपके पास आ जाते हैं। बट इसको अभी आराम से देखते हैं। डायमेंशंस की बात कर लूँ यहाँ पे।
ये आपको याद होगा जब ये कराया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन P प्लस dP, तो हमने ये भी बात की थी क्विकली कि अगर सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे तो फिर इसके यूनिट्स फ़र्क हो जाएंगे ना, डायमेंशंस फ़र्क हो जाएंगे। इसके डायमेंशंस तो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम के, 1/, डिस्टेंस क्यूब इसके डायमेंशंस होंगे। बट अगर हम सिर्फ n ऑफ p को कंसिडर कर रहे हैं तो फिर हमें मोमेंटम से भी डिवाइड करना पड़ेगा, पर यूनिट इंटरवल ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ होगी। इस g ऑफ p को अगर g ऑफ p dp के तौर पे हम देख रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल फॉर फोटॉन्स विद मोमेंटम ये पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा। और अगर हम dp को हटा देते हैं तो वो फिर पर यूनिट इंटरवल ऑफ मोमेंटम भी हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स को जहन में रखना है, वो वाला बाद में देख लेंगे। इसका मैं एक्सप्रेशन आपको लिखती हूँ, लिख के बताती हूँ दोनों का, और फिर इस पहले वाले फैक्टर पे जो है ज़्यादा टाइम लगाते हैं। ये है 8 पाई p स्क्वायर dp ओवर h क्यूब। तो ये gp dp लिखा है, और ये जो है 1 ओवर e टू द पावर pc kbt माइनस 1। इसमें कोई पैरामीटर अननोन या कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। p वही मोमेंटम है, dp मोमेंटम का इंटरवल है, h वो है प्लैंक्स कांस्टेंट जो वहाँ पे भी हमने यूज़ किया था। और यहाँ पे pc सो मोमेंटम टाइम स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय kbt हम देख चुके हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर और -1। सो हाँ, इसमें कोई पैरामीटर अननोन नहीं है। अब इस पहले टर्म को जो है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है, क्योंकि लिखा मैंने काफ़ी कुछ है, क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल, क्या किस चीज़ की हम गिनती कर रहे हैं यहाँ पे। ये हम देखना चाहते हैं, ठीक है। सो अच्छा, ये दोनों टर्म्स क्वांटम मैकेनिक्स से आते हैं हमारे पास, और क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं करा रही। सो बिल्कुल जिस तरह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया था, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी मैं पूरी नहीं करवाना चाहती थी, तो क्वांटम मैकेनिक्स भी मैं पूरी, तो 2 कोर्सेज आपको करने पड़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के यूजुअली। सो इसलिए वो भी नहीं कराऊंगी, लेकिन इन एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन ज़रूर करूंगी डिटेल में, उसी तरह जिस तरह मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सो जो आपका इसको कैसे समझ सकते हैं, आप पिक्चर जहन में रख सकते हैं। एटम सब लोगों ने सुना है, ठीक है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी सबने मैट्रिक में एक दफ़ा तो देख लिया होता है, मेरा ख्याल है मैट्रिक ओ लेवल्स में। सो बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो कि सिंपल पिक्चर है हाइड्रोजन एटम की, उसमें क्या हमें पता चलता है, वो हमें क्या बताती है, आपको बताती है कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमें बताता था कि इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे होते हैं, ठीक है। सो क्या बताता था कि अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, सो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी का ही यूनिट है। सो अगर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट एनर्जी लेवल पे, जो लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है, ठीक है। और उसमें उसके पास अगेन बोहर्स एटॉमिक मॉडल में हम क्या कहते हैं, उसके पास 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज होती थी उसके पास, स्पिन से रिलेटेड होती हैं, लेकिन हम स्पिन में नहीं जा रहे। ये तो सब ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है कि 2 स्टेट्स अवेलेबल होती हैं हाइड्रोजन एटम के नीचे वाले सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल पे। तो वो चाहे उस स्टेट में हो, चाहे एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे उस स्टेट में हो चाहे उस स्टेट में हो,
हम क्या कहते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स, अब ये भी क्वांटम स्टेट्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स यहाँ पे कितना है, 2। अगर एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसके पास नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स पॉसिबल 2 है, ठीक है। फिर हम क्या कहते थे, अगर एनर्जी उसकी -4.3 है, कितने होते हैं यहाँ पे अवेलेबल, किसको याद है स्टेट्स? नहीं 6 से ज़्यादा है, 8। केमिस्ट्री भूल गई है, बेसिक फिजिक्स भूल गई। किस उसमें पढ़ते हैं ये क्लास में? मैं ख्याल है मैट्रिक में पढ़ लेता है बंदा, एफएससी में ना डेफिनेटली पढ़ लेता है, यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं सब ने पढ़ा होता है, ठीक है। तो अगर इतनी एनर्जी है 4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसके पास 8 स्टेट्स अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अगेन ये सिंपलेस्ट हाइड्रोजन मॉडल मैं कर रही हूँ, वो जो एक्चुअल कॉम्प्लेक्स है जिसमें स्प्लिटिंग वगैरह होती है उसमें नहीं मैं जा रही, ठीक है। और तीसरा भी करा देती हूँ। तीसरा है अगर एनर्जी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो यहाँ पे कितने होते हैं, 18। मुझे लगा है किसी ने ठीक कहा है, लेकिन 18 लेवल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला भी होता है, और क्या होता है कि अगर ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, ये थर्ड है, इसी तरह आप और एनर्जी लेवल्स भी कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n², ये तो याद होगा, ठीक है। ये काउंटिंग के लिए यूज हो रहा है। सो ये n जो है वो ये है, nth एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो 2n² होती हैं, ठीक है। और एनर्जी जो है वो इस तरह से दी जाती है, E = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर n², ठीक है। ये जो काउंटिंग हो रही है ये क्वांटम स्टेट्स की काउंटिंग हो रही है कि इसको कितनी, इस इलेक्ट्रॉन को कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं, क्वांटम स्टेट्स। अगर ये इस एनर्जी पे पाया जाता है, अगर ये इस एनर्जी पे पाया जाता है, अगर ये किसी भी एनर्जी पे पाया जाता है, ठीक है। ये वाला जो फैक्टर है ये इसी का इक्विवेलेंट है अब हमारी पिक्चर में। जिस तरह हम वहां पे कहते थे ना कि कितने उसको क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे भी हम यही कह रहे हैं इसको कितनी क्वांटम स्टेट्स, इस फोटोन को कितनी क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल हैं। वहाँ पे हम कह रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन को अगर ये हाइड्रोजन एटम के अंदर है तो इसको कितनी क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल हैं, और अगर इसकी एनर्जी इतनी 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 है, ठीक है। यहाँ पे हम कह रहे हैं इस फोटोन को, अब इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, अगर ये एक कैविटी में पाया जाता है, यहाँ पे ये अगर ये एक एटम में पाया जाता है, यहाँ पे ये अगर ये कैविटी में पाया जाता है, तो इसको कितनी स्टेट्स, क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल है पर यूनिट वॉल्यूम, अगर इसका मोमेंटम p और p + dp के दरमियान हो, ठीक है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स में जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है, ये पार्टिकल इन द बॉक्स की कैलकुलेशन से आता है ये वाला फैक्टर, उस टाइप की कैलकुलेशन से, लेकिन उसको नहीं मैं दिखा रही, बट ये वाला फैक्टर काफ़ी आसानी से एक्चुअली कैलकुलेट हो सकता है, ठीक है। लेकिन पिक्चर हमने जहन में ये रखनी है, एक फोटोन है जिसका मोमेंटम p + dp है, तो इसके पास जिस तरह यहाँ पे काउंटिंग हम कर रहे थे, काउंट करके किस तरह से इसके पास स्टेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपका सिर्फ n पे डिपेंड करता था, जो आपको बताता था कि एनर्जी लेवल कौन सा है आपका, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला आपका पूरा
8 पाई p स्क्वायर h क्यूब dt। सो यहाँ पे p खुद अपेयर हो रहा है, यहाँ पे e नहीं अपेयर हो रहा था, ऑल्दो n e के साथ भी लिंक्ड था, n इसके साथ भी लिंक्ड था एनर्जी लेवल। यहाँ पे काउंटिंग अगर हम कर रहे हैं नंबर ऑफ स्टेट्स के बराबर है ये, तो p खुद अपेयर हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई सोच रहा हो इसके बारे में तो इससे हमें एक चीज़ जो है वो फ़ौरन समझ आ रही है, और वो ये है यहाँ पे एनर्जीज को कोई भी अलाउड नहीं थी, मतलब हर एनर्जी अलाउड नहीं थी। इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हो सकता है, -4.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे हो सकता है, -1.5 पे हो सकता है, इसी तरह और वैल्यूज़ हैं जिन पे पाया जा सकता है। लेकिन कोई भी -11.5 पे नहीं पाया जाता इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये उसकी एनर्जी नहीं हो सकती। इनफैक्ट बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है उसका तो एक मेन पॉइंट ये था कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ख़ास एनर्जीज पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, उसके अलावा जो बीच में एनर्जीज आती हैं उसमें गैप है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। सो -13.6 और -4.3 के दरमियान कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता हाइड्रोजन एटम में। इसी तरह -4.3 और -1.5 के दरमियान कोई नहीं हो सकता। सो ये जो है ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स थे, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई ख़ास एनर्जी लेवल्स हैं जिन पे पाया जा सकता है। यहाँ पे ये डिस्क्रीट नहीं है, यहाँ पे कोई फॉरबिडन मोमेंटम नहीं है या गैप नहीं है मोमेंटम में, ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। जो भी इसके यूनिट्स हैं 1, 1.1, 1.2, 1.25 सब कुछ अलाउड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़र्क है दोनों पिक्चर्स में। काउंटिंग का कॉन्सेप्ट वही है, वैसे फ़र्क है पिक्चर में, ठीक है। सो यहाँ पे जो है P ये कॉन्टिन्यूस है, अच्छा ये भी मेंशन कर देती हूँ कि ये इनफाइनाइट गैप्स तो मैंने कह दिया कि नहीं है। बट अच्छा ये जिन्होंने बोहर्स एटॉमिक मॉडल अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है उनको याद है, उनको ये याद होगा कि बावजूद इसके कि यहाँ पे हमारी बावजूद इसके कि डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, इनका नंबर टोटल जो अवेलेबल एनर्जी लेवल्स हैं ये इनफाइनाइट है। ये शायद याद हो किसी को। ये एक इनफाइनाइट कैसे है, ये एक्चुअली गैप और छोटा होता जाता है आगे, जिस तरह आप n स्क्वायर से डिवाइड करते जाते हैं ना, गैप्स छोटे होते जाते हैं। तो फिर उसमें ज़ीरो तक पहुँचते पहुँचते, क्योंकि ज़ीरो के बाद तो फ्री आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव में आपकी एनर्जीज हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स पॉसिबल जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। तो -13.6 या n इज इक्वल टू 1 से लेकर n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। यहाँ पे भी मोमेंटम पोटेंशियली इनफाइनाइट हो सकता है आपका, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी नहीं, मोमेंटम की वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। सो P 0 से लेकर एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, बट आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है और इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा एक और डिफरेंस हाईलाइट कर दूं इन्होंने, क्योंकि मैंने कंपेयर तो किया है और ये सिर्फ एक टूल के तौर पे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि ये क्वांटम स्टेट्स से हम परेशान ना हो कि क्वांटम स्टेट्स का क्या मतलब है, ठीक है। आइडिया सिर्फ ये है कि वो जो हमारी फेमिलियर पिक्चर है, एटम वाली पिक्चर जो सबको पता है, उसी तरह के क्वांटम स्टेट्स हैं, एग्जैक्टली उस तरह के नहीं है बट एनालॉगस, ठीक है, मिलती जुलती एक पिक्चर है। जिस तरह वहाँ पे एक मॉडल था जिसमें से हमारे पास ये निकले थे, यहाँ पे भी एक मॉडल है जिसमें हमारे पास ये स्टेट्स निकलती हैं,
तो क्वांटम स्टेट्स का सिर्फ ये मतलब है। जो दूसरा डिफरेंस है यहाँ पे वो ये है कि ये एक एटम के अंदर हम कैलकुलेशन कर रहे थे, तो हम कहते थे एक एटम के अंदर 2 स्टेट्स अवेलेबल जो हैं वो इस एनर्जी पे हैं, 8 इस पे हैं, 18 इस पे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एटम में नहीं कर रहे, अपनी कैविटी में कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट हमें ये पर यूनिट वॉल्यूम लगा रहे हैं हम यहाँ पे। वहाँ पे कोई पर यूनिट वॉल्यूम चीज़ नहीं हो रही थी, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। जो हम एक छोटे से उसको लेके और उसको वॉल्यूम से डिवाइड करके कर रहे हैं। इसके यूनिट्स में यहाँ पे डायमेंशंस में 1 over डिस्टेंस क्यूब भी आएगा, ठीक है। सो ये भी एक जहन में रखने वाली पिक्चर बात है। सो अब मैं आपको एक फोटोन लेके, जो हम पीछे से लेते आ रहे हैं एक्चुअली, इसको लेके यहाँ कर लें। लास्ट टाइम हमने ब्लू वायलेट लाइट का एक फोटोन लिया था और एज एन एक्सरसाइज उसका मोमेंटम कैलकुलेट किया था। सो वेवलेंथ उसकी थी 400 नैनोमीटर, ठीक है। ये ब्लू वायलेट लाइट का एक फोटोन है, और मोमेंटम हमने कैलकुलेट किया था P इज इक्वल टू h ओवर लैम्डा से, और हमारे पास आया था 1.657 into 10 to the power minus 27 kg मीटर पर सेकेंड। सो ये मोमेंटम है ऐसे फोटोन का जिसकी वेवलेंथ ये है 400 नैनोमीटर। तो अब देखते हैं कि g ऑफ p इसका क्या आता है, ठीक है। सो g ऑफ p है 8 पाई p स्क्वायर ओवर h क्यूब। इसमें सारी वैल्यूज डाल दें, 8 पाई 1.657 into 10 to the power minus 27 square over 6.626 into 10 to the power minus 34 क्यूब, और इसके यूनिट्स होंगे हमारे पास फाइनल सेकेंड kg मीटर 4। मैं यूनिट्स करवा नहीं रही, लेकिन ये खुद आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। यहाँ पे kg मीटर पर सेकेंड उनका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे जाउल्स सेकेंड है तो जाउल्स सेकेंड का क्यूब होगा, और जाउल्स में आप kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डाल के उसको कैलकुलेट करेंगे। सो ये वैल्यू आती है हमारे पास 2.372 into 10 to the power 47 second kg मीटर 4। ये क्या है? अभी ये वो वाला है जो पर यूनिट वॉल्यूम और पर मोमेंटम इंटरवल भी था, क्योंकि अभी डीपी से नहीं मल्टीप्लाई हुआ हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई नंबर ऑफ स्टेट्स available per unit volume
पर मोमेंटम इंटरवल। सो ये एक तरह की नंबर ऑफ स्टेट्स की डेंसिटी है जो कि ना सिर्फ वॉल्यूम पे कैलकुलेट की गई है बल्कि मोमेंटम में भी कैलकुलेट की जा रही है। सो ये हमें ये बता रहा है कि इस फोटोन के पास इतनी ढेर सारी स्टेट्स अवेलेबल हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर इंटरवल ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बट इससे इतनी क्लियर पिक्चर नहीं आती जितना कि इससे आती है अगर हम ये करना चाहें जी ऑफ पी डी पी, क्योंकि ये अब हमें देगा नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी स्टेट्स अवेलेबल हैं इस ब्लू वायलेट फोटोन के पास, वो ज़्यादा इंट्यूटिव पिक्चर देगा हमें। तो उसके लिए अब हमें ये, इसका मतलब है ये इंटरवल का कुछ करना पड़ेगा, वो जो डीपी है वो कहीं से लाना पड़ेगा। ठीक है, सो डीपी के लिए हम एक वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, एक्चुअली वेवलेंथ का इंटरवल लेते हैं क्योंकि यहाँ शुरू भी हमने वेवलेंथ से किया था। तो हम कहते हैं कि अगर डी लैम्डा जो है वो 1 नैनोमीटर है, इसका क्या मतलब है कि हम ब्लू वायलेट लाइट ले रहे हैं 400 नैनोमीटर पे, लेकिन उसके इर्द गिर्द एक इंटरवल भी सिलेक्ट देख रहे हैं। तो हम सपोज हम कह रहे हैं 400 नैनोमीटर और 401 नैनोमीटर के दरमियान हम लाइट देख रहे हैं। ठीक है, तो छोटा सा इंटरवल है वेवलेंथ का, उसकी हम लाइट देख रहे हैं। आपको याद होगा जो जब ये एनपी वगैरह सब कुछ इंट्रोड्यूस कराया था तो मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट दिया था कि इस तरह के जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं उस पर एक एग्जैक्ट वैल्यू पे एक्चुअली कुछ भी नहीं मिलता आपको, क्योंकि फिर उसमें डेसिमल पॉइंट्स की बात आ जाती है। तो एन ऑफ पी एग्जैक्टली 0 होगा, पर एन ऑफ पी डी पी जो है उसकी कोई वैल्यू होती है। ठीक है, एक आपको इंटरवल कंसिडर करना पड़ता है। बट इसको प्रैक्टिकली भी हम सोच सकते हैं। अगर आपके पास लाइट आ रही है वो प्योर एग्जैक्ट एक वेवलेंथ पे नहीं होती, थोड़ा सा उसमें इवन लेज़र में जो है थोड़ा सा एरर होती है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से चेंज आया हुआ होता है वेवलेंथ में। लेज़र हम कहते हैं ना एक ही वेवलेंथ पे, बट हल्का सा उसमें माइनर सा उसमें भी होता है। और ये एक्चुअली 1 नैनोमीटर की वैल्यू लेज़र के केस में रीजनेबल है। ठीक है, तो एक छोटा सा इंटरवल हम ले रहे हैं ब्लू वायलेट लाइट का, 400 नैनोमीटर और 401 नैनोमीटर के दरमियान के हम फोटॉन्स कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो ये वाली हमने कैलकुलेशन की थी 400 नैनोमीटर से। तो अगर यही वाली कैलकुलेशन कर लें, हम उसको कह दें, ये अगर हम कह देते हैं ना ये मिनिमम वैल्यू है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है हमारी रेंज की। ठीक है, तो पी मैक्स हमारे पास आ जाएगा h over 401 into 10 to the power minus 9 मीटर। h वही 6.626 into 10 to the power minus 34 जाउल सेकेंड। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, क्या आता है यहाँ पे, ये रहा 1.6524 into 10 to the power minus 27 kg मीटर पर सेकेंड। और ये चूँकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स कंसिडर किए हैं तो इसकी भी मैं आपको ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स अगर कंसिडर करें तो ये 1.65 into 10 to the power minus 27 है। ठीक है, सो अब हमारा फिर यहाँ से क्या पता चलता है, डी लैम्डा ये है तो मोमेंटम का इंटरवल क्या हो गया,
मोमेंटम का इंटरवल होगा ये जो पुराना p था और ये p मैक्स में से p, ठीक है ना, क्योंकि फोटोन ये जो इसका इंटरवल है वेवलेंथ का इंटरवल है ये 401 माइनस 400 है ना नैनोमीटर्स। तो मोमेंटम का इंटरवल इस 401 से जो वैल्यू आई है और उस 400 से जो वैल्यू आई थी उनका डिफरेंस हम निकाल रहे हैं। तो ये आ जाता है, इसमें ये वैल्यू यहाँ डालें, वो वाली यहाँ डालें, 4.1 into 10 to the power minus 30 kg meter per second. Okay, so अगर हम लाइट कंसिडर कर रहे हैं 400 और 401 नैनोमीटर के दरमियान, तो उससे हमारे पास ये डी लैम्डा आता है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम का जो इंटरवल है वो 4.1 into 10 to the power minus 3 kg per meter second है। और अब हम इसको इस अपने जीपी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स पर यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल टू दिस फोटोन हो जाएंगी g of p टाइम्स dp। सो g of p की वो वाली वैल्यू लेंगे हम 2.372 into 10 to the power minus 47 और ये dp into 4.1 into 10 to the power minus अच्छा -3 क्यों लिखा है मैंने, -30 बहुत छोटा नंबर है ये, ठीक है, -30। सो -30 और ये होगा पर मीटर क्यूब। और ये वैल्यू है 9.73 into 10 to the power 17 पर मीटर क्यूब। तो ये क्या चीज है, ये हमारे पास आ गई है, अगर हमारे पास फोटोन हो 400 और 401 के दरमियान हमारे पास फोटॉन्स हों 400 and 401 नैनोमीटर्स के दरमियान फोटॉन्स हों, तो उनको इतनी क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल होती हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सो अब नंबर्स के साथ हमने देख लिया, ये उसका इक्विवेलेंट है वो जो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है तो उसको 2 स्टेट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं फोटॉन अगर इस इन 2 वेवलेंथ्स के दरमियान है, यानी कि उसकी वेवलेंथ 400 और 401 यानी 400 + 1 नैनोमीटर का हमने इंटरवल ले लिया, इतनी है इस डोमेन इस रेंज में पाई जाती है उसकी वेवलेंथ, तो उसको इतनी स्टेट्स क्वांटम स्टेट्स अवेलेबल है। बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, वहाँ पे 2 18 स्टेट्स थी, यहाँ पे 10 to the power 17 बहुत सारी स्टेट्स उसको अवेलेबल है। ठीक हो गया, इस पे अगर कोई सवाल है अभी तक तो पूछ लें। थोड़े से और कमेंट्स हैं मेरे इसके बाद, कोई है? चलें फिर आगे चलते हैं। अच्छा, अवेलेबल होने का क्या मतलब है? स्टेट्स अवेलेबल होने का बिल्कुल उस तरह जिस तरह इलेक्ट्रॉन जो अगर लोएस्ट एनर्जी लेवल है तो उसको 2 स्टेट्स अवेलेबल हैं,
ऑक्यूपाई एट गिवन पॉइंट, वो एक करेगा कोई स्टेट उसमें से। तो यहाँ पे भी ये है कि ज़ाहिर 10 to the power 17 अवेलेबल हैं, तो एट अ गिवन टाइम एक स्टेट आप ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लूजली स्पीकिंग। ठीक है, इसमें हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, उसमें आपको याद है फॉर्मूला ये था कि 2n² था। एटम में एनर्जी बढ़ती है तो नंबर ऑफ स्टेट्स इस तरीके से बढ़ती हैं हमारी। तो यहाँ पे अब आप ये सोच सकते हैं, ये तो हमने एक ख़ास वेवलेंथ यानी कि ख़ास मोमेंटम पे कैलकुलेशन की थी, छोटा सा इंटरवल लिया था उसके इर्द गिर्द। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये फॉर्मूला वैसे हमें क्या बता रहा है, g of p dp is equal to 8 pi p square over h cube dp। मोमेंटम अगर हमारा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ स्टेट्स क्या नजर आ रहा है हमें, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, क्योंकि p स्क्वायर पे हम डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा होगा, ये p है और ये g of p है। ठीक है ना, पैराबोला, पैराबोला का यही फॉर्मूला होता है ना, y is equal to ax square। तो अब हमारे पास gp is equal to something times p square है। तो जिस तरह मोमेंटम बढ़ेगा ये g of p बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और ऑब्वियसली याद ये दिला रही हूँ कि यहाँ पे फिर कॉन्टिन्यूस है, वहाँ पे हमारे पास वो था डिस्क्रीट थे इंटरवल। अच्छा, इंट्यूटिवली हमारे जहन में ये आती है बात कि इसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम इन्वॉल्व होना चाहिए, साइज मैटर करना चाहिए कि उस कैविटी का साइज क्या है जिस कैविटी में फोटॉन्स पाए जाते हैं। और जिनको अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की कैलकुलेशंस अगर की हुई हैं, अगर थोड़ी सी याद है, तो ये लेंथ ऑफ अ बॉक्स जो है वो मैटर करती है कि लेंथ क्या है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं भी की हुई, जिन्होंने वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ा हुआ है किसी वक्त, तो आपको ये याद, कुछ उस टाइप का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आपको ये याद होगा कि आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रिंग होता है, उसकी कोई लेंथ होती है तो वो वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन आपको ये याद होगा वो ख़ास फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट करता है और उसका ताल्लुक उसकी स्ट्रिंग की लेंथ से होता है। लैम्डा जो है वो एक्चुअली मल्टीपल लैम्डास जो है वो फिट आ सकते हैं उसमें, दूसरी वैल्यूज़ नहीं आती हैं उसके अंदर फिट। उसी टाइप का कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी होता है। तो इसका मतलब है साइज मैटर करना चाहिए। तो वैसे इस फॉर्मूला में साइज नहीं है कहीं पे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी स्क्वायर और पाई है, लेकिन ये है क्या, ये खुद पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल आ जाती हैं, अवेलेबल, सही है ना। पहले वो पर यूनिट वॉल्यूम कितनी स्टेट्स अवेलेबल थी, अब हमारे पास आ गया टोटल नंबर कितनी अवेलेबल है इस खास वॉल्यूम के लिए। तो ये हमारा वॉल्यूम यहाँ पे इस तरह से यूज हो रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा होंगी, वॉल्यूम छोटा होगा नंबर ऑफ स्टेट्स कम होंगी। यहाँ पे जहन में एक बात आ सकती है कि अच्छा, ये तो हम कंटेनर की बात कर रहे हैं, अगर ओपन स्पेस होगी तो क्या होगा, अगर कंटेनर नहीं है ओपन स्पेस है तो क्या होगा, वी के साथ क्या होगा, इंटीग्रेट भी नहीं करने की जरूरत, उससे भी ज्यादा सिंपल पूछ रही हूँ, ओपन स्पेस का वॉल्यूम क्या है,
कुछ ठीक कह रहे हैं, मेरा ख्याल है ठीक ही होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सवाल पूछ रही हूँ। इनफाइनाइट होगा, हाँ। मतलब ओपन स्पेस में हम लिमिट नहीं लगा रहे हैं ना, लिमिट लगाएंगे तो वो वॉल्यूम यूज करेंगे, पर जिस तरह वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो ओपन स्पेस के करीब हम पहुंचते चले जाएंगे ना, और जिस तरह वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो ये नंबर बढ़ता जाएगा हमारा। तो इसका मतलब है कि ओपन स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल होंगी हर मोमेंटम पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये था ना कि इस मोमेंटम पे इतनी स्टेट्स हैं, यहाँ पे मोमेंटम लिया तो इतनी स्टेट्स हैं, यहाँ पे मोमेंटम लिया तो इतनी स्टेट्स हैं, वगैरह वगैरह, डीपी से मल्टीप्लाई कर करके, ठीक है। तो नंबर फाइनाइट रहता है आपका। यहाँ पे अगर वॉल्यूम आपका इनफाइनाइट हो जाता है तो नंबर ऑफ स्टेट्स इनफाइनाइट होती हैं एट ऑल वैल्यूज ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम चूंकि P इज इक्वल टू P/c है, सो हर एनर्जी पे ओपन स्पेस में इनफाइनाइट स्टेट्स अवेलेबल है। वैसे हम ये इनफाइनाइट वाले केस से नहीं ज़्यादा डील करेंगे अभी, लेकिन ये मैंने मेंशन कर दिए साथ में। और नेक्स्ट टाइम जो है फिर ये जो शुरू में एक्सप्रेशन लिखा था एन ऑफ पी में, एक ये था जी ऑफ पी डी पी था, और दूसरा एफ बी ई ऑफ पी था, दूसरा वाला जो फैक्टर था, जो कि एक्चुअली बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट टाइम उसको देखेंगे। ठीक है।